किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। रवैया बस्तावैया, रवैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझकी दी, हो रवैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, मैं शायर तो नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा 9 और मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि राज कपूर के बहुत ही प्रशंसक हैं और उनसे चर्चा करते हैं परवीन मुखर्जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बाबा 9 के सभी दर्शकों का भी मैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और एक बैंकर रहा हूँ प्रोफेशन से, और मेरा वास्ता रंगमंच से भी रहा है, संगीत से भी रहा है। इसके अलावा छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी मैंने काम किया है। इसके अलावा जो है मेरे जो ननिहाल पक्ष में वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहे हैं। मेरी एक मौसी है, उन्होंने अमृत नाटा जी की फिल्म में भी काम किया था, किस्सा कुर्सी का। और मेरी फर्स्ट कजन्स में सुबोध मुखर्जी, शशिधर मुखर्जी, वो मदर के फर्स्ट कजन्स है, मेरठ से हेल करते हैं। तो उस नाते रहा सवाल राज कपूर जी का, तो राज कपूर जी के बिना तो इंडस्ट्री की कल्पना नहीं है। मुंबई, जो आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं हम, उद्योग, तो राज कपूर जी के उनकी जो शख्सियत है इतनी विराट, जिसको बोलते हैं शख्सियत है कि जैसे आसमानी शख्सियत है। और उन्होंने हिंदी के फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सा आयाम दिया है। और उन्होंने जो हमारे साहित्य में जो 9 रसों की जो कल्पना की गई है, उस 9 रसों की कल्पना को उन्होंने साक्षात रील के सामने, कैमरे के सामने उतारा है। उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ कहती है। तो मुखर्जी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि राज कपूर जी की बहुत सारी पिक्चरें थी, बहुत सारी पॉपुलर हुई, लेकिन उनमें से किन चुनिंदा पिक्चरों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जहाँ सवाल है जो साहित्य का, जिसमें हम अभी चर्चा कर ही चुके थे 9 रस की, तो वो उन्होंने अपनी हर फिल्म में किसी न किसी पक्ष को लिया है, बड़े मजबूती से लिया है। विधवा विवाह हो, चाहे जैसे घर में जो टीनेजर्स का विद्रोह होता है, या इसके अलावा कोई समाज में जो कुछ गलत परंपराएं होती है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी कोई ना कोई फिल्म में साथ में रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक आम आदमी, क्योंकि आप देखिए पूरे विश्व में आम आदमी ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन में, एक आम आदमी की जो विषम परिस्थितियों से जीता है, उसको उन्होंने जीते जागते सेलुलॉइड में उतारा है। तो राज कपूर जी इस नाते बड़े विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। आप चाहे उनकी कोई फिल्म देख लो, रूमानियत में अगर देखते हैं तो बरसात देखिए आप। बरसात में उन्होंने कैसे, किस तरह से दर्द को, प्रणय के दर्द को, तड़प को किस तरह से उन्होंने उसको उभारा है। उसके अलावा जागते रहो, बूट पॉलिश, बिल्कुल आम आदमी की बात है। हम जब उस समय उन्होंने एक मकान में ही शूटिंग पूरी कर ली किसी एक फिल्म की, जो आप पॉसिबल ही नहीं है। लोग उस समय सेट लगाया करते थे, पूरे स्टूडियो भारी भरकम पूरी प्रॉपर्टीज़ होती थी। तो राज कपूर जी की अपनी एक शख्सियत है। आम आदमी की जब हम चर्चा करते हैं तो एक गाना मेरे जहन में आता है, मेरे क्या पूरे देश के जहन में, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब आप देखिए कि प्यार की एक कितनी बड़ी फिलॉसफी राज कपूर जी हमें दे रहे हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी, एक जगह बोल रहे हैं उसी में कि माना हम अपनी जेब से फ़कीर हैं, फिर भी यारो हम दिल के अमीर हैं। मतलब आप देखिए ये 60-50 के दशक की ये फ़िलॉसफी देखिए आप उनकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व वापस से एक स्वतंत्र सा हो रहा था, उस समय उन्होंने इस फिलॉसफी को दिया, उन्होंने आम आदमी के जज्बे को, दर्द को उभारा। राज कपूर ऐसे थे। अब आप देखिए 63-64 में एक फिल्म आई थी संगम, वो मल्टी स्टारर फिल्म, हालांकि उन्हीं दिनों वक्त बना चुके थे बी आर चोपड़ा साहब, लेकिन वो एक अलग मुद्दे पे थी, सामाजिक मुद्दे पे थी। और एक जो लव ट्रायंगल जो है, जिसकी शुरुआत
उसकी शुरुआत राज कपूर साहब ने ही की है निश्चित रूप से। उससे पहले लव ट्रायंगल को किसी ने उतने इफेक्टिवली किसी ने प्रभाव से इंडस्ट्री में रखा नहीं था और लोगों के जहन में भी उस चीज़ को गया। और आप देखिए कि लव ट्रायंगल इस्टेब्लिश करने के लिए उनके साथ वैजयंती माला जी थी, उनकी पसंदीदा कलाकार थी पहले, और राजेंद्र कुमार साहब थे। राजेंद्र कुमार उनके अपनी आखिरी सांस तक राज कपूर साहब के सबसे नज़दीकी मित्रों में से थे। और इसमें कई सारी चीज़ें लव ट्रायंगल में हर चीज़ का समावेश था। जैसे विदेशों में शूटिंग की इन्होंने, तो वहाँ भी उन्होंने विदेश की शूटिंग में भी इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ का ध्यान रखा जो हम देशज होता है, जो देश से उन्होंने मिट्टी से जोड़े रखा, चाहे वो फूलों की बात हो, चाहे सरोवर की बात हो, हैं। उसके बाद उन्होंने एक एंगल परिवार का एंगल भी था उसके अंदर, करियर का भी एंगल था, उसके बाद प्यार में धोखा खाने वाला भी एंगल था, अपने दोस्त के प्रति वफादारी का भी एंगल था। तो संगम ने बहुत कुछ इस्टेब्लिश किया है और आने वाले समय में कई दशक तक संगम से अभी भी हम बाहर नहीं निकल सके। और जो उन्होंने उसके अंदर जो चीज़ें दी हैं, आप देखिए बाद के काल में बहुत सारे डायरेक्टर हुए, जैसे यश चोपड़ा साहब वगैरह, जो आज की जनरेशन आदित्य चोपड़ा वगैरह को जानते हैं। आप ये देखिए वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो लोग, वो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। हो सकता है किरदार चेंज हो रहे हों, स्टोरी चेंज हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके जो जेनेटिक जीन्स है वो राज कपूर जी के जीन्स उसके अंदर दिखे जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया, जानकारी दी संगम पिक्चर के बारे में। लेकिन साथ ही साथ अब मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक उनकी बहुत प्रतिष्ठित फिल्म थी मेरा नाम जोकर, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप ज़रूर कुछ प्रकाश डालिए, जो कि शुरू में तो जब लगी थी तो चली नहीं था, लेकिन बाद में एकदम से बहुत हिट हुई थी। बाद के कालखंड में देखिए आप, संगम के बाद में 63 से लेके 69 करीब 68-69 तक वो जो कालखंड रहा है, राज कपूर कई फिल्मों में एज ए सोलो हीरो आए हैं और उन्होंने अलग अलग विषय में फिल्में बनी हैं, अराउंड दी वर्ल्ड, दूल्हा दुल्हन, बहुत सारी फिल्में, बहुत ब्लैक एंड वाइट भी थी, कलर्ड भी थी। लेकिन आते आते राज कपूर जी के जहन में एक बात हमेशा से रही है, वो चार्ली चैपलिन से बहुत मुतासिर रहते थे। चार्ली चैपलिन उनके फेवरेट थे और वो सारा दुख दर्द अपने ऊपर लेते थे कि लोग उन पे हंसे, ऐसा किरदार, एक विवशता वाली बात है, लोग उन पे हंसे लेकिन जो विषय है वो लोगों के सामने जाए। हंसे तो ज़रूर, लेकिन उस विषय को विषय तर नहीं, वो विषय उनके सामने जाया करता था। मेरा नाम जोकर उन्होंने बनाया इसी को लेके कि एक जोकर की जो लाइफ जो स्टोरी है उस पर उन्होंने बनाया और उन्होंने उसमें उम्र के अलग अलग कालखंड का बड़ा अच्छा चित्रण किया है। उन्होंने माँ से बिछड़ाव, जब शुरू में मदर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो सर्कस में काम करते हैं, फिर उनका प्यार होता है, प्यार बिछड़ता है और सर्कस में भी कई सारे हादसे होते हैं उनके साथ। एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी मेरा नाम जोकर, और उन्होंने उसमें जैसे कहते हैं हर आदमी की एक स्टैंपिंग होती है गाने में, ये कहते हैं ना मील का पत्थर, वो मील का पत्थर था मुकेश जी का, जो उनके फेवरेट सिंगर थे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यानी कि जो चीज़ है, जो हमारे जीवन है, सब इसके इर्द गिर्द है। जो वो कर्म कर रहे थे उसके इर्द गिर्द था। और वो देशाजाद भी थे, देश से जुड़े हुए तो पूरी तरह से, और देश के प्रति जज्बा था उनके एक एक गाने में, उनके एक एक एक्टिंग में ये पक्ष आता है। एक जगह मैं ज़रूर इसका वो करूँगा कि एक गाने के सेट में इवन वो अकेले जा रहे हैं और एक कुत्ता पीछे जा रहा है रोड साइड का, उसके साथ भी उनका इंटरेक्शन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल आपने मेरा नाम जोकर के लिए बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, हमारे दर्शकों को दी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा मुखर्जी साहब कि राज कपूर जी वैसे तो बहुत क्रांतिकारी नेचर के थे, व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन उनका एक बहुत ही क्रांतिकारी रूप जो कि बदलते हुए परिवेश को दर्शाता है, बॉबी पिक्चर के बारे में उन्होंने बनाई थी, बहुत ही अलग तरह की पिक्चर थी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मेरा नाम जोकर के बाद में उन्होंने सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए बॉबी फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने नए हीरो, नई हीरोइन और बिल्कुल मुख्तलिफ सा सारा एटमॉस्फेयर था। मेरा नाम जोकर में शंकर जयकिशन होते थे म्यूज़िक डायरेक्टर, बॉबी में लक्ष्मी प्यारे जी आए हैं। उन्होंने सारी वर्जनाएँ तोड़ी, कोई इस्टेब्लिश गायक था नहीं। शैलेंद्र सिंह को उन्होंने मौका दिया। शैलेंद्र सिंह नए गायक थे और बड़ा वो था कि कश्मकश की भी कैसे क्या होगा कौन, लेकिन बड़ी आवाज़ सूट करी। आप देखो बॉबी बड़े चलन में। बॉबी बनाने के पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई किसी ने कहा साहब इन्होंने टाइम से पहले नहीं, टाइम बिल्कुल समय के हिसाब से बनाया था, क्योंकि ये पीरियड था राजेश खन्ना जी का, जो रोमानियत से भरा पीरियड था। सलीम जावेद जी बाद में आए थे।
सलीम जावेद के बाद एंग्री यंगमैन शुरू हो गया। ये रोमानियत से भरा पीरियड, तो रोमानियत में एक नया फ्लेवर डालने के लिए उन्होंने बॉबी का निर्माण किया। और उन्होंने बताया उस समय वर्जनाएँ टूट रही थी समाज में, लोग विद्रोह कर रहे थे, यंग बच्चे, तो उन्होंने उस सारी चीज़ों को लेके कि भी कैसे क्या है, आप घर से विद्रोह करते हो तो उसका क्या परिणाम होते हैं, कुपरिणाम क्या होते हैं, क्या उसके, तो सारी चीज़ें उन्होंने डाली। फादर मदर व्यस्त रहते हैं, एक किरदार आपने देखा हो तो प्राण का किरदार था, वो बिल्कुल व्यस्त पिताजी थे। एक तरफ प्रेमनाथ थे जो बिल्कुल समाज के ऐसे वर्ग से मछुआरा थे, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास, आप देखिए उस पूरी फिल्म में खाली प्रेम कथा नहीं थी, वो एक पूरी तरह से एक समाज का एक बखान था। और लोगों ने हाथों हाथ लिया उसको, हाउसफुल गए शोज़, और रातों रात तो नहीं कह सकते, इतनी मेहनत के बाद स्टार बने ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, और नए नए आयाम स्थापित हुए, नए गायक मिले। सबसे बड़ी देखिए बात ही जो बहुत कम चर्चा होती है, नरेंद्र चंचल जी को उन्होंने कहाँ से उठा के लाइमलाइट में लाए। और उन्होंने एक, जब कहते हैं ना कि बिल्कुल एक इंतहाई दर्द की बात आती है तो कहते हैं जैसे आसमान फट जाए, तो इस तरह की आवाज़ उन्होंने, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, वो उन्होंने उसमें गवाया जी। तो बॉबी आप देखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी अभी हमारे दर्शकों को दी। तो इस जानकारी के आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि एक उनकी बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उस बारे में उनके क्या ख्याल थे और वो क्या सोचकर उन्होंने उस समय उस पिक्चर को बनाया था, थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए। अभी बॉबी के बाद का दौर जो है, जो आप जिसकी बात कह रहे हैं, बॉबी के बाद का दौर जो था, बॉबी के बाद एक एंग्री यंगमैन वाला समाज में इस्टेब्लिश हो गया था। देश में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो गए थे, विद्रोह का स्वर हर आम व्यक्ति में था, खास करके नवयुवकों में ज़्यादा था। तो बॉबी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि लोग अपने उसके अंदर थे, भाई क्या करें और क्या नहीं करें, विद्रोह था। उन्होंने उस समय, ठीक उसी समय उन्होंने हमारे जो परंपरागत, हमारे जो धर्म सम्मत जो चीज़ें थी उसको लेके, जो कहते हैं ना कि हमारे जो रचयिता हैं शिव भगवान, उनके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम का एक निर्माण किया। और आप देखिए उसमें उन्होंने बड़े उसको भव्य तरीके से उसका निर्माण किया। उसमें जीने तमान को उन्होंने लिया, शशि कपूर जिनके जो छोटे भाई थे उनको लिया उन्होंने, और कन्हैया लाल जी मैं समझता हूँ वो भजन गायक थे उसके अंदर, वो उनके पिताजी। तो उन्होंने एक मतलब एक पृष्ठभूमि भी ऐसे रखी कि भजन गायक, उसकी बच्ची छोटी, और बाद में जो आग का जो हादसा होता है, जो चेहरा उनका जल जाता है। लेकिन इसमें ये था कि सुंदरता जो है दैहिक नहीं होती, जो राज कपूर के लिए जो अक्सर कर ये कहते कि साहब उन्होंने इस चीज़ को उभारा, ऐसा है उन्होंने एक्चुअली मन की जो सुंदरता है, चेहरे पे कोई सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता होती है। मन हमारा देह का ही एक पार्ट है, बिल्कुल। तो उन्होंने उस सुंदरता को आकृष्ट को, हर आदमी होता है आकृष्ट, आप भी होते हो, मैं भी होता हूँ, तो सुंदरता को उन्होंने उस चीज़ से इस्टेब्लिश किया, उसकी सच्चाई को, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, अगर जो सत्य है वही शुभ है, वही सुंदर है। तो उन्होंने तीनों चीज़ों का मिश्रित करके, बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक ग्लैमरस हीरोइन जो उस ज़माने की थी उनको लेके इस ऐसे विषय वस्तु में काम करना, और उसमें सारी जो कहते हैं ना कि सामाजिक वर्जनाओं, उनको बराबर बैलेंस करके काम करना, उस वर्जनाओं को समाज के सामने रखना, समाज के सामने, समाज का भी उन वर्जनाओं के साथ उसको स्वीकार करना, ये राज कपूर, ये सिर्फ राज कपूर, इसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल आपने मुखर्जी जी, आपने बहुत बढ़िया बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम एक अलग ही परिवेश, एक अलग ही तरह की पिक्चर थी। उसी सिलसिले में उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी राम तेरी गंगा मैली, वो भी बहुत पॉपुलर हुई थी, उसका एक अलग ही कंटेंट था, एक अलग ही विषय था, तो उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। तो राम तेरी गंगा मैली में भी क्या है, आप देखिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र गंगा जल है, आज भी कलयुग चल रहा है, लेकिन गंगा जल की जो महत्व है अपनी जगह है। और गंगा जल आप जानते हो उसका क्या मतलब, साइंटिफिकली गंगा जल ही है उसके। अब गंगा पे उन्होंने, गंगा की पवित्रता पे तो उन्होंने वो फिल्म बनाई, और उन्होंने एक उस फिल्म को बनाने के प्रोसेस में वो उत्तराखंड में 2-2.5 महीने अपने कैमरामैन के साथ रहे, एक गाँव में रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली, वहाँ का कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया। स्टोरी राइटर जो थे उन्होंने भी उसको कई जगह मॉडिफाई भी किया, और एक कंप्लीट फिल्म बनी जो पहाड़ से लोग जो पहाड़ में जाते हैं तो एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं, कर जाते हैं, फिर बाद में उधर क्या होता है उन वहाँ रहने वालों का, तो उस चीज़ को उन्होंने एक लड़की के माध्यम से बताया, और बड़ी शानदार फिल्म बनी। और कई जगह आप देखिए उसमें उन्होंने आर के बैनर्स को
सौदेश्य फिल्म बनाने के लिए हमेशा रखा। बहुत चर्चा कोई करता है, कोई नहीं करता है इस बात के लेके, क्योंकि कमर्शियल फिल्म बनाई। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब ये 70s के दशक में कमर्शियल फिल्म वाली बात आ जाती थी, एक्सपेरिमेंटल, अगर बूट पॉलिश जागते रहे को देखते हो आप, तो आप किस कैटेगरी में रखोगे? श्याम बेनेगल और इनकी फिल्मों की कैटेगरी में रखोगे उसको? जी। उन्होंने जैसे डेविड है, या एक फिल्म में ललिता पंवार जी का चरित्र था, 2 बच्चों का चरित्र था, उनको कहाँ रखोगे आप? उनको आप एक्सपेरिमेंटल मूवी के सिकंदरी दायरे में, यानी कि राज कपूर खाली कमर्शियल फिल्मों के टॉर्च बेरर नहीं थे, ही वॉज इक्वली गुड इन एक्सपेरिमेंटल मूवीज ऑल्सो, वो वाली बात है। तो सर मैं आपसे चाहूँगा जानना एक बार कि आपने अभी राज कपूर जी के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सारी बातें बताई, हर तरह की कि लव ट्रायंगल के बारे में बताया, उनके और भी कई चीज़ों के बारे में बताया, संगम के बारे में बताया, लेकिन आपके नज़रिए से मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपके नज़रिए से राज कपूर जी एक्चुअल में क्या थे? राज कपूर जी एक, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, अपने कला क्षेत्र से, एक कंप्लीट कहते हैं ना मुकम्मल इंसान थे। मुकम्मल इंसान ऐसे जिनमें हर रंग था। आप देखिए कि उन्होंने प्रणय वाले रंग को भी बड़ा अच्छा खूबसूरती से उभारा, उन्होंने जीवन के जो आनंद के क्षणों के रंगों को भी बहुत अच्छा उभारा, उन्होंने दुख दर्द विरह को बहुत अच्छा उभारा, बहुत सारे उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने, आप देखिए कि जो एक आम आदमी के जो फ़लसफ़ा होता है जीवन को जीने का, उस फ़लसफ़े के साथ में हमेशा अपने कार्य को जोड़ के रखा। उस ये सब बातें तो ऐसी है जो लोगों को महसूस होता है। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि राज कपूर जी एक बहुत बड़े देशभक्त थे, और हमारा जो सनातन संस्कृति है इसके बहुत बड़े मानने वाले थे। उसका कारण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में जो मैसेज दिया है, जैसे मेरा जूता है जापानी, उसमें देखो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब दिल उसका हिंदुस्तानी। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, क्या आज भी हो रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन धड़कता वो हिंदुस्तान के लिए। तो राज कपूर से बड़ा कोई देशभक्त कैसे कह सकते हो आप? कोई है ही नहीं। दूसरा क्या है कि उन्होंने कुछ रंग, जो जैसे संगीत की बात आती है, तो संगीत उनके जो फिल्मों में कंप्लीट क्यों होता था? संगीत क्योंकि वो खुद पियानो बजाना जानते थे, ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, हाँ, इसके अलावा हारमोनियम पे रियाज करते थे अच्छा खासा। तो उनका एक पूरा कंप्लीट वो था, उनका एक पूरा जिसे कहना चाहिए कि एक अपनी एक मंडली थी, जिसमें शंकर जयकिशन भी थे, मुकेश जी थे, शैलेंद्र साहब थे, हसरत जयपुरी साहब जो हमारे जयपुर शहर के ही हैं, ये सब होते थे, और ये गाए बगाए ये बैठक करा करते थे। एक और शख्सियत राज कपूर जी की बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, उनके स्टूडियो में होली मनती थी। अब होली किन का त्यौहार है? दिवाली तो रसूखदारों का त्यौहार है, अमीरों का त्यौहार है, माना जाता है, देख दिखावे का। होली फक्कड़ मस्तों का, कबीर पंथियों का त्यौहार है। तो राज कपूर की होली, उसके बाद कभी होली हुई नहीं। आप देखिए उस तरह, क्योंकि लोग फिल्म इंडस्ट्री में चेहरे से बड़ा उनका ताल्लुक होता है, तो चेहरे को बचाना चाहते हैं किसी भी तरह के रंग के, लेकिन होली और राज कपूर की होली थी। तो ये सारी चीज़ें, राज कपूर वॉज ए कम्प्लीट शोमैन इन द सेंस, अगर आप इंसान को शोमैन नाम दे सकते हो। राज कपूर एक बहुत बड़े शोमैन थे, और ज़्यादातर लोग कहते हैं हाँ वो ही वॉज द ग्रेटेस्ट शोमैन, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप पूछिए तो शोमैन के अलावा वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे फिल्म मेकिंग के, आर्ट फील्ड के, म्यूज़िक फील्ड के, मतलब जितने भी रंग से रिलेटेड, रंग कर्म से रिलेटेड जो फील्ड है, उसमें इवन आप ये देखिए कि थिएटर भी आ जाए, इवेंट हो जाता है, वो सारे वो ही वॉज ए कम्प्लीट इंस्टीट्यूट, वन मैन इंस्टीट्यूट थे। और उन्होंने बहुत कुछ जैसे कहते हैं कि रोड मैप दिया है लोगों को, माइलस्टोन सेट किया है, और आज उसी सेट किए हुए चीज़ों पे काम हो रहा है आज भी, और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते कि उन्होंने क्या। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई प्रयोगवादी चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन राज कपूर वॉज राज कपूर। और सबसे बड़ी ख़ास बात आप देखिए, लोग इनिशियली कहते थे कि भाई रशिया में बहुत पॉपुलर हुए थे तो कोई उनके विचारों को वहाँ से जोड़ता था। मैं समझता हूँ कि वो देशज थे, देश की ज़मीन से पक्की तौर पे जुड़े हुए थे, देश की हर समस्या के ऊपर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। जैसे जिस देश में गंगा बहती है वहाँ उन्होंने डाकुओं का उन्मूलन का आत्मसमर्पण कर लिया है। उस है बहुत बड़ी बात है ये, उस ज़माने में लिया है, जबकि बॉम्बे में कोई चर्चा नहीं करता था, डाकुओं को उन्होंने किया उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उनके गाने में परिलक्षित होती है बातें कि देश के लिए कितना सोचते थे। एक एक चीज़ आप निकल के आती है, उनके किसी भी गाने को आप उठा लीजिए और उसमें साहित्यिक विवेचना के लिए 100 पन्ने भी कम पड़ेंगे।
ऐसे थे राज कपूर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया राज कपूर जी के बारे में। लेकिन एक मन में आपकी बातों को सुनकर एक जनमन में जहन में एक प्रश्न आ रहा है जो कि प्रचलित भी है कि अक्सर मुकेश जी जो उनके सिंगर हैं मुकेश जी, उनकी सभी फिल्मों में ज़्यादातर तो देखा गया है कि मुकेश जी से ही वो गाने गवाते थे अपने फिल्मों में। तो ऐसा बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में आप? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मुकेश जी से हमेशा वो गीत गवाते थे, कारण मुकेश जी उनके वॉइस टर्न से मैच करते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी और गायक से उन्होंने, अगर आप देखिए कि रमैया वस्तावैया याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, रमैया वस्तावैया की बात सुनकर याद आया कि आप, हमने सुना है और जानते हैं कि आप भी एक बहुत अच्छे गीत गाते हैं, आप बहुत लिखते भी हैं। तो आपकी आवाज़ में एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2 लाइनें आप जरूर इस गाने को। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझकी दी, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ में हमने ये नगमा सुना सर। लेकिन साथ ही साथ मुखर्जी जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, हमें बहुत अच्छा लगा आपके, और भी जो कई लोगों से उन्होंने अपने फिल्मों में गाने गवाए थे, तो 2 लाइन शायद अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए 2 और गायकों के सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चंचल साहब बड़े ऊंचे टोन में गाते थे। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहता। बड़ा एक सूफियाना और एक बिल्कुल नए उनके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ थी, ऋषि कपूर जी के लिए। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। थैंक यू। क्या बात सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। चाहूँगा एक, जब इतना हो ही रहा है, एक मुकेश जी का भी कोई नगमा हमारे दर्शकों को जरूर। मेरे दिल के करीब है, काफ़ी हिंदुस्तान वालों के दिल के करीब है, किसी की मुस्कुराहटों से, वो 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात सर, बहुत 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 बढ़िया। बिल्कुल आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन हम आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ज़रूर मैं व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा आपके बारे में कि मुखर्जी जी ना सिर्फ अच्छा गाते हैं, ना सिर्फ अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो आगे की एक मुलाकात हम आपसे चाहेंगे, एक बार हमारे लिए, दर्शकों के लिए समय ज़रूर निकालें आप। कविताएं बिल्कुल, मैं बाबा 9 के दर्शकों को प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, जब भी मुझे बाबा 9 के स्टूडियो में बुलाया जाएगा मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। कारण मैं भी इस चैनल को हमेशा वॉच करता रहा हूँ और एक सकारात्मक चैनल है, और मैं ये कामना करता हूँ प्रभु से कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभी आपकी मुलाकात हमने कराई बहुमुखी प्रतिभा के धनी परवीन मुखर्जी से, जिन्होंने प्रकाश डाला राज कपूर जी के व्यक्तित्व पर उनके 100वें जन्मदिन पर। आगे और भी चर्चाओं और मुलाकातों के लिए बने रहें बाबा 9 पर। आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार। पर ध्यान रहे, बाबा साहब जानता है।